नमस्ते बच्चों। बीए द्वितीय वर्ष की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राष्ट्रीय एकीकरण पर बात करेंगे। देखिए बच्चों, इतिहास में हमने पढ़ा है कि भूतकाल में हमारे देश में एकता का बड़ा अभाव रहा है और राष्ट्रीय एकता के अभाव के कारण अनेक बार हमें हारना पड़ा है। पहले भारत अनेक छोटे छोटे भागों में विभाजित था, आपस में लड़ते रहते थे, इसके कारण देश का पतन होता रहा। फिर भी अतीत काल में भारत की सांस्कृतिक और भावात्मक एकता बनी रही। वैदिक काल में राष्ट्रीयता और राष्ट्रभक्ति की भावना विद्यमान थी और विविधताओं के होते हुए भी प्राचीन भारतीय संस्कृति ने भौगोलिक रूप से एकीकरण की भावना को बनाए रखा। यद्यपि ब्रिटिश काल में हमारी एकता को आघात पहुंचा, क्योंकि फूट डालो और राज करो की नीति के कारण हमारी राष्ट्रीय एकता भंग हुई और बाद में पाकिस्तान की भी स्थापना हुई। वर्तमान में देखा जाए बच्चों तो क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों दृष्टि से भारत चीन को छोड़कर सबसे बड़ा राष्ट्र है। यहाँ अब भी लोग विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, भिन्न भिन्न धर्म मानते हैं, उनके रीति रिवाज भी भिन्न हैं। ऐसे विविधता वाले देश को एकता के सूत्र में मजबूती से बांधना एक समस्या है। नेहरू जी ने भी एकीकरण पे बहुत अधिक बल दिया है और हम देखिए, हम सब भारतवासी हैं, हमारा एक ही संविधान है। 1962 के चीनी आक्रमण के समय हो, चाहे पाकिस्तान आक्रमण के समय हो, विभिन्नताओं के बीच भी हम सब में ऐसी एकता थी जिससे हम इन सब संकटों से भी उबर सके। तो अब देखिए बच्चों, राष्ट्रीय एकता का तात्पर्य क्या है। जैसा कि आपको पता है, भारत विविधता वाला राष्ट्र है जहाँ विभिन्न संस्कृतियाँ, धर्म, भाषा, जाति, कल्चर, अलग अलग लोग रहते हैं। लेकिन इन सब के होते हुए भी भले ही प्रांतीय अलग अलग हो, जाति अलग अलग हो, वर्ग अलग हो, क्षेत्र अलग हो, भावनाएं भाषाएं अलग हो, पहनावा अलग हो, लेकिन इन सब के होते हुए भी हमारे भावों में जो एकता की भावना है उसे ही हम राष्ट्रीय एकता का नाम दे देते हैं। अब देखिए बच्चों, राष्ट्रीय एकता भावना से संबंधित है। मैंने आपको अभी भी स्पष्ट किया कि भले ही हमारे अलग अलग है, लेकिन आज अगर करगिल में किसी भी राज्य का कोई व्यक्ति शहीद होता है, कोई सैनिक शहीद होता है, तो हमारे मन में एक करता है कि हमारे भारत का, राष्ट्र का एक नागरिक शहीद हुआ है, एक सैनिक शहीद हुआ है। तो ये जो भावना है ना, ये एकता है। मतलब भारत के विभिन्न प्रदेशों में विविधताओं के होते हुए भी एकता की जो भावना है उससे ही हम राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय एकीकरण के नाम से हम जान सकते हैं। अब राष्ट्रीय एकीकरण आवश्यक है, एकता की भावना बहुत अधिक आवश्यक है। तो हम आज क्यों बात कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय एकता के मार्ग में अभी बहुत सारी बाधाएं हमारे सामने हैं। सबसे पहली बाधा हम देखते हैं वो है जाति की। जाति आज विश्व के लगभग सभी राष्ट्रों में विद्यमान है बच्चों, भारत में भी है, विद्यमान है। और ऐसा नहीं है कि हिंदू समाज ही जातियों में बटा हुआ है, सभी धर्म, जैन, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी में अनेक जातियां विद्यमान हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी उच्च जातियों ने अपने श्रेष्ठत्व के भाव को नहीं छोड़ा और लगभग बहुत समय तक सत्ता उच्च हाथ में रही। तो पहले जो है कि ग्रुप बन गए थे अलग अलग, कुछ जो उच्च जाति के लोग होते थे और कुछ जो थोड़े से दलित होते थे। लेकिन वर्तमान में सभी क्षेत्र में सामाजिक समानता और राजनीतिक क्षेत्र में समानता की स्थापना हुई है। तो भले ही समानता की स्थापना हो गई हो, लेकिन कुछ राज्यों में, जैसे आप यूपी है, तमिलनाडु है, यहाँ पे जातीय तनाव बहुत अधिक हावी रहते हैं और इस जातीय तनाव ने कई बार रक्त रंजित संघर्षों की स्थिति ग्रहण कर ली है। तो जाति भेद राष्ट्र के प्रति भक्ति में बाधक बनते हैं, अतः जाति राष्ट्रीय एकता के मार्ग की प्रमुख बाधा है। फिर देखिए बच्चों, सांप्रदायिकता भी हमने अच्छे से समझा है। सांप्रदायिकता क्या है बेटा? एक निम्न कोटि की विभाजन प्रवृत्ति है। सांप्रदायिकता के कारण ही देश का विभाजन हुआ। यद्यपि संविधान ने भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य घोषित किया है, जहाँ पे सभी पंथों को, धर्मों को समान रूप से फलने फूलने का अधिकार है। अनेक धर्म और संप्रदाय के लोग हमारे भारत में निवास करते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। लेकिन फिर भी छोटी सी बात पे लेके दंगे भड़क जाते हैं और दो समुदाय की कोई छोटी सी बात होती है, वो कई बार दंगों का रूप ले लेती है। तो और लगभग भारत के सभी राज्य इससे पीड़ित हैं। तो कुछ दंगे तो बहुत अधिक भीषण होते हैं, जिनको संभलने में भी बहुत अधिक समय लगता है। तो ये जो सांप्रदायिकता है वो लोकतंत्र का कलंक है और राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है।
फिर है अल्पसंख्यकों को सवाल को लेके भी कई बार राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचता है। मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली आदि नगरों में तो शासन और उद्योग व्यापार में बाहरी लोग बहुत हजारों की संख्या में हैं। कई राज्यों में बाहरी लोगों के प्रति असंतोष उत्पन्न हुआ है। इन लोगों को शोषक माना जाता है। जैसे महाराष्ट्र में गुजरातियों का विरोध हुआ है, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उड़ीसा में मारवाड़ियों का विरोध किया गया है। तो ऐसी संकीर्णता की भावनाएं उत्पन्न करना खतरनाक है और इससे हम भारत की एकता में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। फिर देखिए जो छोटे छोटे राज्यों की मांग, ये क्षेत्रवाद हमने जब पढ़ा था, जब आपको इसको क्लियर किया था कि राज्यों की मांग भावात्मक और आर्थिक और राजनीतिक कारणों से की जाती है, लेकिन अगर शांतिपूर्ण मांग हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ये उग्रवादी आंदोलन का मार्ग अपना लेते हैं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। फिर देखिए बच्चों प्रादेशिकता की बढ़ती हुई भावना भी राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है। प्रादेशिकता के कारण क्या होता है बच्चों, वे व्यापक विकेंद्रीकरण और पूर्ण स्वशासन की मांग करते हैं और अतिवादी आक्रामक प्रादेशिकता के कुछ जो है वो तो संघ से ही अलग होना चाहते हैं और उस पर केंद्र सरकार का कोई नियंत्रण नहीं चाहते। तो इसके कारण क्या होगा बच्चों, क्षेत्रवाद की और प्रादेशिकता की भावना के कारण हो सकता है हर स्टेट अपना पृथक देश बन जाए और बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएगी। प्रादेशिकता के कारण अलग होने की प्रवृत्ति तो है ही है भारतीय संघ से। राज्यों के बीच भी कई बार तनाव पैदा हो जाते हैं, चाहे वो जल संबंधी हो, भाषा संबंधी हो या सीमा संबंधी। जैसे तमिलनाडु में द्रविड़िस्तान की मांग शुरू से रही है, पंजाब ने खालिस्तान की मांग की है, आपके जो आंध्र प्रदेश में तेलंगाना की मांग समय समय पे चलती रही है। और इसके कारण क्या होता है बच्चों, कई बार विवाद बहुत अधिक बढ़ जाते हैं और राष्ट्रीय एकता खतरे में पड़ जाती है। फिर आर्थिक विषमता भी राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधक है। देखिए बच्चों, एक तरफ बहुत ज़्यादा साधन संपन्न लोग हैं, दूसरी तरफ वे व्यक्ति हैं जिनकी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं होती है, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। हमारे देश में भी कुछ राज्य तो बहुत अधिक समृद्ध है और कुछ राज्य बहुत अधिक पिछड़े हुए हैं। देश में रोजगार के अवसरों के वितरण और राष्ट्रीय संपदा के बंटवारे के प्रश्नों को लेकर भी संघर्ष उत्पन्न होते हैं। तो ये सब भी राष्ट्रीय एकता में बाधा है। फिर देखिए बच्चों, भाषाई विवाद। अब मैंने आपको पहले भी स्पष्ट किया था कि भारतीय संघ में जब हिंदी को अपनाया गया था तो दक्षिण भारत के राज्यों ने विशेषतया तमिलनाडु में बहुत अधिक विरोध खड़ा हुआ था और वे ये कहते हैं कि ये तो उत्तर भारत की भाषा है और उन्होंने अंग्रेजी भाषा का समर्थन लिया था। तो भाषाई विभिन्नता राष्ट्रीय एकता के मार्ग में वैसे तो बाधक नहीं है, लेकिन भाषाई विभिन्नता के आधार पे समय समय जो भाषाई विवाद खड़े कर दिए जाते हैं वे राष्ट्रीय एकता के मार्ग में रुकावट ही पैदा करते हैं। फिर है राजनीतिक अवसरवादिता। कई बार राजनीतिक धर्म जाति के नाम पे चुनाव जीतने के अवसर को भुनाते हैं, जिससे भी राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचता है। फिर हिंसात्मक जो आंदोलन होते हैं समय समय पे और सार्वजनिक संपत्ति को जो नुकसान पहुंचाया जाता है, जो देश में अराजकता फैलाई जाती है, हिंसा का प्रयोग किया जाता है, ये राष्ट्रीय एकता के लिए बहुत अधिक दुखदायी है। फिर भ्रष्टाचार तो खतरा है ही है। ये क्या है कि अंदर ही अंदर पूरे शासन व्यवस्था को खोखला कर देता है। भ्रष्टाचार से पीड़ित होने पे जनता के मन मस्तिष्क में देश और समाज के प्रति अपनत्व की भावना बहुत अधिक कमजोर हो जाती है। तो हमारे भारतीय संविधान की तो बच्चों परंपरा ही अनेकता में एकता रही है, लेकिन फिर भी इन प्रॉब्लम से कई बार राष्ट्रीय एकता में खतरा पैदा हो जाता है। अब देखिए बच्चों, कैसे इन रुकावटों का निवारण किया जाए, क्योंकि जब तक सॉल्यूशन नहीं होगा हम भारत में एकता की भावना में हमें प्रॉब्लम्स नज़र आएगी। सबसे पहला तो ये समाज के सभी वर्गों में राज व्यवस्था का प्रवेश हो, मतलब सभी को मौका मिले कि वे सत्ता में अपना एकाधिकार, किसी का एकाधिकार नहीं हो और सभी को भाग लेने का अवसर मिले। दूसरा देखिए बच्चों, जो प्रादेशिकता की भावना है, क्षेत्रवाद की भावना है, उसको रोकने के लिए सहयोगी संघवाद को अपनाना बहुत अधिक आवश्यक है, जिसके कारण पारस्परिक विवादों और मतभेदों का निवारण शांतिपूर्ण वातावरण में कर लिया जाएगा। शिक्षा जगत में क्रांति लाना ज़रूरी है। अगर नैतिकता का विकास हो जाए, बच्चों को जब वो पढ़ रहे हो तभी उन्हें पता चले कि सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, आपसी फूट कितनी हमारे देश के लिए नुकसानदायक है। इससे अलगाव की प्रवृत्तियाँ कम होगी और एकता की प्राप्ति होगी।
फिर देखिए बच्चों, आर्थिक विषमता का उन्मूलन बहुत अधिक आवश्यक है। आर्थिक विषमताओं का अगर उन्मूलन नहीं हुआ तो समाज में एक तरफ बहुत अधिक गरीबी होगी, गरीबी अपने साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स को लेके आती है। तो इसके लिए आर्थिक विषमता को समाप्त करना और देश का संतुलित विकास करना बहुत अधिक आवश्यक है। फिर विघटनकारी जो तत्व है, जो अराजकता फैलाते हैं, जो उकसाते हैं लोगों को, उस पर भी कंट्रोल करना ज़रूरी है। स्वस्थ लोकमत का निर्माण करना आवश्यक है। इसके लिए आकाशवाणी, समाचार पत्र, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से विघटनकारी तत्वों का पर्दाफाश किया जाना चाहिए तथा भारतीय राष्ट्र की एकता का प्रचार किया जाना चाहिए। फिर हमें भाषा और धर्म के मामले में सहिष्णुता रखनी होगी, क्योंकि हम जानते हैं हमारे यहाँ विविध भाषा के लोग रहते हैं, तो भाषा और धर्म का एकता को बनाए रखने का प्रयास किया जाना चाहिए। सांप्रदायिकता की समस्याओं के समाप्ति हेतु प्रयास किए जाने चाहिए। धर्मनिरपेक्ष राज्य के विकास का प्रयास किया जाना चाहिए, जिससे राष्ट्र का भावात्मक एकीकरण हो सके। सांस्कृतिक आदान प्रदान को प्रोत्साहन देना चाहिए और राजनीतिक दलों को भी संकीर्णता से ऊपर उठकर राष्ट्रीय एकता के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। यद्यपि आज भारत के सामने एकता और अखंडता के लिए गंभीर चुनौतियां हैं, लेकिन हम सब अगर एक रहेंगे तो भारत टूट नहीं सकता। उभरती है प्रवृत्तियाँ, लेकिन जब संकट काल आता है तो पूरा राष्ट्र एकजुट हो जाता है, और इसी कारण है कि आज हम भारत अपने आप में एक राष्ट्र है। आज के लिए बच्चों इतना ही। धन्यवाद।